दोस्तों, इतिहास में कुछ नाम अमर हो जाते हैं। ऐसे नाम जो केवल वीरता की मिसाल नहीं बनते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। आज हम जानेंगे एक ऐसी नारी की गाथा जिसने भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी जलाने में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आइए चलते हैं उस दौर में जहां एक नारी ने तलवार थामी और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बाल्यकाल और शिक्षा। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक बहादुर तलवारबाज और वीर नारी की छवि उभरती है, उनका बचपन भी उतना ही रोचक और प्रेरणादायक था। 19 नवंबर 1828 काशी नगरी की पावन धरती पर एक बेटी ने जन्म लिया, मणिकर्णिका तांबे। प्यार से लोग उसे मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे और बंगाल प्रेसिडेंसी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधीन कार्य करते थे। माता भागीरथीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं और मनु को बचपन से ही नैतिकता और धार्मिकता की शिक्षा देती थीं। मनु का बचपन पारंपरिक महिलाओं बालिकाओं से बिल्कुल अलग था। उस समय समाज में लड़कियों को शिक्षा या युद्ध कला सिखाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन मोरोपंत ने अपनी बेटी को लड़कों की तरह पाला। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध और अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास, सब कुछ। इतना ही नहीं, मनु ने संस्कृत, मराठी और हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा भी सीखी। उनकी बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वे शास्त्रों के श्लोक और धर्म ग्रंथों की व्याख्या भी कर सकती थीं। वे भागवत गीता और रामायण से विशेष रूप से प्रभावित थीं। यही ग्रंथ बाद में उनके साहसी निर्णयों के आधार बने। उनकी प्रिय गतिविधियों में थी घुड़सवारी, अपने घोड़े सारंगी पर दूर दूर तक सैर करना और अखाड़े में लड़कों के साथ मल्ल युद्ध में भाग लेना। कई बार तो वे अपने तलवार के करतबों से बुजुर्गों तक को हैरान कर देती थी। उनकी एक और ख़ास बात थी अनुशासन और आत्मसम्मान। वे छोटी सी उम्र में भी कभी अन्याय या अपमान को बर्दाश्त नहीं करती थीं। एक बार अखाड़े में एक लड़के ने उनके पहनावे पर टिप्पणी कर दी तो मनु ने उसे द्वंद्व युद्ध में मात देकर साफ कर दिया कि सम्मान का कोई लिंग नहीं होता। उनकी परवरिश में जो दो तत्व हमेशा मौजूद रहे वे थे धर्म और पराक्रम। एक ओर वे मंदिरों में शास्त्र पढ़ती तो दूसरी ओर मैदान में तलवार की धार को पैनी करती। अब सवाल यह उठता है, क्या मनु को यह अंदाज़ा था कि बचपन की ये युद्ध तैयारी एक दिन उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देने वाली रानी बनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, एक साधारण सी बच्ची मनु कैसे बनी इतिहास की सबसे साहसी योद्धा रानी लक्ष्मीबाई? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में। झांसी की रानी बनना। मनु अब सिर्फ एक निर्भीक बालिका नहीं रही थी। उनका भाग्य उन्हें एक ऐसे पथ पर ले जाने वाला था जहां इतिहास खुद उनकी वीरता की गवाही देने वाला था। साल था 1842। झांसी के राजा गंगाधर राव नावलकर के साथ मनु का विवाह हुआ। विवाह के बाद उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। यह नाम सिर्फ नाम नहीं था, एक पहचान बन गई, शक्ति, भक्ति और बलिदान की पहचान। गंगाधर राव एक विद्वान, सहृदय और प्रजावत्सल राजा थे। झांसी, जो उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते हुए भी आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र था। लक्ष्मीबाई ने रानी बनने के बाद सिर्फ महल की रानियों जैसा जीवन नहीं जिया, बल्कि वे झांसी की राजनीति, प्रशासन, सेना और जनता से जुड़ी हर बात में सक्रिय रहीं। वे जनता के दुख दर्द को समझती थीं, दरबार में निर्णय लेती थीं और सैनिकों के साथ अभ्यास करती थीं। वे नारी होकर भी राजनीति और रणनीति दोनों में पारंगत थीं।
रानी का शासनकाल महिलाओं के लिए भी एक नई उम्मीद बनकर आया। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा और आत्मरक्षा की पहल शुरू की, जो उस समय असाधारण था। 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर दुर्भाग्यवश वह कुछ ही महीनों में चल बसा। इससे राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखी हुए, लेकिन झांसी का उत्तराधिकारी जरूरी था। उन्होंने मराठा परंपरा के अनुसार एक बालक दामोदर राव को गोद लिया और ब्रिटिश सरकार को इसकी विधिवत जानकारी भी दी। लेकिन कुछ ही समय बाद 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई अब विधवा थीं, लेकिन कमज़ोर नहीं। झांसी की बागडोर अब एक नारी के हाथों में थी, जिसने न झुकना सीखा था न डरना। इस दौरान ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी दत्तक उत्तराधिकारी नीति के तहत रानी को हड़पने की कोशिश की। उन्होंने कहा, क्योंकि गोद लिया गया पुत्र वैध उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए झांसी अब कंपनी के अधीन होगी। लेकिन रानी ने इतिहास में अमर शब्द कहे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे चुनौती थी। अब सवाल ये उठता है, क्या एक अकेली विधवा रानी एक विदेशी साम्राज्य की लालची ताकतों से अपनी झांसी बचा पाई? और कैसे उन्होंने खुद को केवल एक रानी से भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की नेता बना लिया? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां शुरू होता है संघर्ष, विद्रोह और बलिदान का युग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और संघर्ष की शुरुआत। 1853 में राजा गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ओर उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया, दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी मातृभूमि छीनने की साजिश शुरू कर दी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। इस नीति के अनुसार अगर किसी भारतीय राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी न हो और उसने गोद लिया पुत्र घोषित किया हो, तो वह राज्य अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन माना जाएगा। झांसी के मामले में भी दामोदर राव को गोद लिए जाने के बावजूद ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। और तो और रानी को महल खाली करने और 300 रुपये मासिक पेंशन पर लखनऊ में रहने का प्रस्ताव दिया गया। एक तरह से अपमानजनक निर्वासन। पर क्या रानी लक्ष्मीबाई जैसी आत्मसम्मानी और वीर नारी यह सब स्वीकार कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इन शब्दों में थी आत्मा की आग, राष्ट्र का अभिमान और एक स्त्री की अद्भुत शक्ति। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को ब्रिटिश चंगुल से बचाने की ठान ली। उन्होंने सैनिकों की नई भर्ती शुरू की, तोपखाने को सशक्त किया और किले की दीवारों को मजबूत करवाया। उन्होंने महिलाओं को भी हथियार चलाना सिखाया और झांसी की सेना को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। उनके साथ जुड़ गए कुछ सच्चे साथी, जैसे झलकारी बाई, जिन्होंने रानी के जैसी वेशभूषा पहनकर कई बार शत्रु को भ्रमित किया, और रघुनाथ सिंह, गंगाधर राव के वफादार दीवान, जिन्होंने झांसी की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी अब केवल झांसी की शासिका नहीं रहीं, वो अब बन चुकी थी एक जननेत्री, एक क्रांतिकारी योद्धा। और फिर आया वर्ष 1857, जब मेरठ से शुरू हुई चिंगारी पूरे भारत में फैल गई, जिसे हम कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जब उत्तर भारत जल रहा था, झांसी भी तैयार थी अपने इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या रानी लक्ष्मीबाई अकेले झांसी को ब्रिटिश ताकतों से बचा पाईं? और जब 1857 की क्रांति की आग भड़की, तो रानी लक्ष्मीबाई कैसे बनी उस क्रांति का चेहरा?
इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम देखेंगे रानी की तलवार का तेज, उनके नेतृत्व की शक्ति और उनके संघर्ष की शुरुआत। 1857 का विद्रोह और रानी का नेतृत्व। साल था 1857, महीना मई। मेरठ की छावनी से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की और देखते ही देखते विद्रोह की लहर पूरे उत्तर भारत में फैल गई। जब यह विद्रोह झांसी तक पहुंचा तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अवसर की तरह देखा, अंग्रेज़ों को उनके ही हथियार से मात देने का अवसर। झांसी की रानी अब एक योद्धा नहीं बल्कि एक सेना नायक बन चुकी थी। उनके हाथों में थी तलवार, आंखों में था आग का तेज और हृदय में धधक रही थी मातृभूमि के लिए बलिदान की भावना। झांसी का किला बना क्रांति का गढ़। रानी ने झांसी के किले को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। तोपों की तैनाती हुई, सैनिकों को युद्ध अभ्यास करवाया गया और महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि हर नागरिक देश की रक्षा के लिए तैयार हो। रानी ने अपने चारों ओर एक समर्पित टीम बनाई। झलकारी बाई, जो हूबहू रानी जैसी दिखती थी और युद्ध में छल का अस्त्र बन गईं। सुंदर मुंदर, यानी कि रानी की विश्वास पात्र महिलाएं, जो संदेशवाहक और योद्धा दोनों थीं। दीवान रघुनाथ सिंह और कुंवर राव, जो प्रशासन और रणनीति में खड़े रहे। जनरल ह्यू रोज का आक्रमण। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना के जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। उनके पास तोपें थीं, प्रशिक्षित सैनिक थे और आधुनिक हथियार, लेकिन रानी के पास थी आस्था, रणनीति और अद्वितीय साहस। लगभग 2 सप्ताह तक चला भीषण युद्ध। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और दीवारों पर रानी की हुंकार, हर हाल में झांसी को बचाना है। कई बार रानी खुद मैदान में उतरती, दुश्मनों पर घोड़े से वार करती। उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन अंग्रेज़ों की संख्या और संसाधन अधिक थे। उन्होंने झांसी की दीवारें तोड़ी, किले में प्रवेश किया। रानी समझ गईं कि अब झांसी हाथ से निकल सकती है, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर झांसी से बाहर निकल गईं। यह दृश्य इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। झांसी हार गई, लेकिन रानी नहीं। वे कालपी पहुंची, फिर ग्वालियर, जहां उन्होंने फिर से एक सेना संगठित की और संग्राम को जारी रखा। अब सवाल उठता है, क्या झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से ब्रिटिश सेना को टक्कर दी? और उनकी अंतिम लड़ाई में ऐसा क्या हुआ कि दुश्मन भी उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क कहने लगे? जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां होगा बलिदान का चरम और एक नारी की कहानी जो अमर हो गई। अंतिम युद्ध और बलिदान। झांसी भले ही अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की तलवार अभी भी चमक रही थी। उनकी आत्मा अभी भी आज़ादी की लड़ाई में जल रही थी। वे न हार मानी थी, न थकी थी, न झुकी थी। झांसी से निकलकर वे कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तांत्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध एक नया मोर्चा तैयार किया। कई युद्धों में भाग लिया। कालपी में भीषण लड़ाई हुई, लेकिन भारी संसाधनों के अभाव में वहां से भी पीछे हट गईं। फिर वे पहुंची ग्वालियर, जहां उन्होंने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा लिया और ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। अब रानी लक्ष्मीबाई के पास फिर से एक मजबूत किला था, सेना थी, रणनीति थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास अब भी एक ऐसा उद्देश्य, स्वतंत्र भारत। ग्वालियर की लड़ाई, अंतिम संग्राम। जून 1858, जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना फिर ग्वालियर की ओर बढ़ी।
रानी को पता था कि ये एक आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। 17 जून 1858 ग्वालियर के निकट कोटा की सराय नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। रानी ने पुरुषों के वेश में सिर पर पगड़ी बांधकर तलवारें लहराते हुए दुश्मन पर धावा बोला। उनके घोड़े बादल की रफ्तार, उनकी तलवार की चपलता और उनकी आंखों की आग सब कुछ दुश्मनों के दिलों को दहला रहा था। पर इसी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गईं। अंग्रेजी फौज उन्हें पहचान नहीं पाई। वे एक आम सैनिक की तरह जमीन पर गिरीं, लेकिन उनके कुछ सिपाहियों ने उन्हें एक साधु के शिविर में पहुंचाया। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्यागे, लेकिन मरने से पहले एक आखिरी आदेश दिया, मेरा शरीर अंग्रेज़ों के हाथ न लगे। और उनके वफादार सैनिकों ने ऐसा ही किया। एक योद्धा अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 29 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो उस युग के पुरुष राजाओं ने भी नहीं कर सके। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने भी उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए लिखा, शी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। रानी लक्ष्मीबाई अब एक नाम नहीं रहीं, वो एक प्रेरणा, एक प्रतीक और स्वतंत्रता के पहले मशाल वाहक बन गई थी। अब सवाल यह है, क्या रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ गया? क्या 1857 की क्रांति, जिसमें उन्होंने अपनी जान दे दी, भारत को कुछ बदल कर दे पाई? अगले और अंतिम भाग में जानिए 1857 के संग्राम का परिणाम क्या रहा, रानी के बलिदान ने भारत के भविष्य को कैसे बदला और क्यों आज भी झांसी की रानी भारत की बेटियों के लिए एक आदर्श बनी हुई हैं। विरासत और प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई चली गईं, लेकिन क्या वे सच में गईं? नहीं, वे तो हर उस बेटी में जीवित हैं जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहती। वे आज भी हर उस युवा में जिंदा हैं जो अपने देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। उनका नाम, उनका साहस, उनकी तलवार की गूंज इतिहास की सीमाओं को पार करके आज भी हमारे दिलों में धधकती है। उनकी विरासत क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थीं, वे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेना नायक थीं। उनका बलिदान उस समय भले ही स्वतंत्रता न दिला पाया हो, लेकिन उसने एक लहर उठा दी, जागृति की लहर, जो आने वाले दशकों तक अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाती रही। उनके बलिदान ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। वीर सावरकर ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा माना। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी तस्वीर को आज़ाद हिंद फौज के पोस्टर पर लगाया और आज भी हमारे स्कूलों, कविताओं, नाटकों और झांकियों में उनका नाम लिया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज की पीढ़ी के लिए उनकी प्रेरणा क्या है? साहस। रानी ने कभी अपने डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। स्वाभिमान। उन्होंने अपने आत्मसमर्पण की रक्षा के लिए पूरे साम्राज्य से टक्कर ली। कर्तव्य। उन्होंने केवल अपनी झांसी नहीं बल्कि पूरे भारत को अपना घर माना। आज जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों से घबराते हैं, तब हमें रानी लक्ष्मीबाई की कहानी याद रखनी चाहिए। क्या हमारे भीतर इतना साहस है कि हम अपने सपनों, अपने मूल्यों और अपने देश के लिए खड़े हो सकें? आपके लिए कुछ सुझाव, ताकि रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा आपके जीवन का हिस्सा बन सके। कभी अन्याय के आगे झुको नहीं, चाहे स्कूल हो, घर हो या समाज। जो सही हो उसका साथ दो। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनो। जैसे रानी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति सीखी, वैसे ही आज हमें आत्मरक्षा, तकनीकी और ज्ञान और नेतृत्व की कला सीखनी चाहिए। अपने देश और समाज के लिए जिम्मेदार बनो। बदलाव सिर्फ सरकार नहीं लाती, हम भी ला सकते हैं।
नारी शक्ति का सम्मान करो और उसे आगे बढ़ाओ। रानी लक्ष्मीबाई इस बात की मिसाल हैं कि एक महिला क्या कुछ कर सकती है। इतिहास से सीखो, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं है, वह आने वाले कल की चेतावनी भी है। तो अगली बार जब आप किसी कठिन रास्ते पर चलें, जब आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस एक नाम याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, तो आप क्यों मानेंगे। जिस धरती ने लक्ष्मीबाई जैसी बेटी को जन्म दिया, वहाँ कोई भी सिर झुक कर नहीं चल सकता। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि रानी लक्ष्मीबाई की यह प्रेरणा हर दिल तक पहुँचे। और याद रखें, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। जय हिंद, जय भारत।